पुष्कर ने पूरे जोर के साथ माजिद को धक्का दिया और अपने आप को उन दोनों वार्ड बॉय से छुड़ाया। जैसे ही माजिद फिर से उस पर झपटा तो पुष्कर ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना कि मैं अभी भी इन्हें बचा सकता हूँ। आप सबको लगता है ना कि मैंने इन्हें मारा है, तो मुझे इन्हें बचाने का एक मौका तो दीजिए। उस बूढ़े आदमी ने सभी से कहा, इस लड़के को हमें एक मौका देना चाहिए। वैसे भी ये लोग मेरी पत्नी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर ही रहे हैं। ये सुनकर माजिद रुक गया और उसने पुष्कर से कहा, चल देखते हैं कैसे तू इन्हें जिंदा करता है। ये सुनकर उस डॉक्टर को गुस्सा आया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, ऐसे कैसे जिंदा कर देगा? कभी मरे हुए भी वापस जिंदा हुए हैं क्या? तभी माजिद ने उस डॉक्टर को आंखें दिखाते हुए कहा, बनाऊं क्या तेरी भी डेड बॉडी? माजिद को देखकर वो डॉक्टर भी पीछे हट गया। तभी वो बूढ़ा आदमी अपना बटुआ निकालकर पुष्कर की शर्ट की ऊपर वाली जेब में डाल देता है और कहता है, प्लीज मेरी पत्नी को बचा लो। लेकिन पुष्कर का पूरा ध्यान उस मरी हुई बूढ़ी औरत की जान बचाने में लगा हुआ था। उसने अपना एक हाथ उसके माथे पर रखा और दूसरा हाथ उसके दिल पर रखकर वो ध्यान लगाने लग गया। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन पुष्कर के शरीर से हल्की हल्की सी एक रोशनी निकलने लगती है और कुछ ही पलों में वो मरी हुई बूढ़ी औरत एक झटके के साथ जोर से खांस कर उठ जाती है। पुष्कर अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि दोनों बूढ़े दंपत्ति एक दूसरे की आंखों में देखकर रो रहे हैं। सभी ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं। उस डॉक्टर को ये देखकर यकीन नहीं होता और माजिद से मार खाने के डर से वो वहां से भाग जाता है। सारे लोग पुष्कर की तारीफ करते हुए उसे जीवन रक्षक कहकर पुकार रहे थे। माजिद भी पुष्कर के दोनों कंधे पकड़कर उससे कहता है, वाह लड़के, पता है तूने किसकी जान बचाई है? ये बूढ़ी औरत देश के जाने माने और रईस बिजनेसमैन आनंद महेंद्रू की पत्नी है। और खुश होकर माजिद पुष्कर के हाथ में अपने क्लब का कार्ड देते हुए कहता है, ये ले, आज से तू मेरे क्लब का स्पेशल मेंबर है। तभी वो बूढ़ा आदमी माजिद को बुलाता है और माजिद उनके पास चला जाता है। तभी पुष्कर को उर्वी का ख्याल आता है और वो दौड़कर जाकर सड़क के दोनों तरफ देखता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उर्वी तो कब की जा चुकी है। पुष्कर उदास होकर वहां से निकल जाता है। आज रात क्लब में हुए झगड़े और फिर माजिद से हुई मुलाकात ने सबके होश उड़ा दिए थे कि पुष्कर माजिद जैसे डॉन को कैसे जानता है। लेकिन पुष्कर ने कुछ दिन पहले हुई ये गुड लक कैफे वाली बात किसी को भी नहीं बताई थी, यहां तक कि उर्वी को भी नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इन्हें बताया कि मैंने माजिद के बॉस प्रभाकर महेंद्रू की मरी हुई मां को जिंदा कर दिया था, तो ये लोग मेरी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे अपनी शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। पार्टी के बाद सभी एम ग्रैंड होटल क्लब से बाहर आ चुके थे। उर्वी के बाकी दोस्त भी पुष्कर को ही देखे जा रहे थे। कल्पना पुष्कर को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। तभी पीछे खड़े मंगल ने अयान से कहा, पुष्कर तो छुपा रुस्तम निकला। मुझे तो लगता है कि वो अब हम सबसे अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। अयान ने जवाब दिया, मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने इतने लोगों को कैसे मारा। और तो और पहले हमारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया और फिर माजिद भाई से कहकर फिर से पार्टी शुरू करवा दी। इसे लगता है कि इसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उर्वी को अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन वो पुष्कर से माफी नहीं मांगने वाली थी। तभी शिखा उर्वी से कहती है, तुझे नहीं लगता कि तुझे पुष्कर से माफी मांगनी चाहिए? उर्वी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने पुष्कर को गलत तो समझा ही था। वो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है, लेकिन तभी पुष्कर के फोन पर उर्वी की मां सुरभि का फोन आता है। पुष्कर फोन का जवाब देता है, जी आंटी, हम अभी बस घर के लिए निकल ही रहे हैं। उर्वी को एहसास हो गया था कि ये उसकी मां का फोन है और वो उससे ज्यादा पुष्कर पर भरोसा करती है। तभी पीछे से अयान आया और पुष्कर को देखते हुए बोला, चलो उर्वी, आज की पार्टी तो बर्बाद हो गई, हम सब कहीं चल के आफ्टर पार्टी करते हैं। लेकिन उर्वी ने अयान से कहा, नहीं अयान, बस तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, मेरी मां इंतजार कर रही है। अयान ने बड़े बेमन से हाँ में सिर हिलाया और अपनी कार के पास चला गया। पुष्कर के कंधों पर अब वो दोनों नाग वापस आ चुके थे। तभी नीले नाग ने कहा, पुष्कर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उर्वी को उसके घर तक छोड़ना चाहिए? तभी काला नाग बोल पड़ा, पुष्कर को आज ही अपनी शक्तियों का एहसास हुआ है। उसे बिना समय बर्बाद किए अपनी शक्तियों को और विकसित करना है। पुष्कर, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। पुष्कर ने उर्वी को अयान की कार में बैठकर वहां से जाते हुए देखा और उर्वी भी उसे देखे जा रही थी। कुछ ही देर में सभी के जाने के बाद पुष्कर वहां अकेला रह गया। अब पुष्कर ने दोनों नागों से पूछा, कहां जाना है हमें? तभी दोनों नागों ने पुष्कर को अपनी शक्तियों से हवा में उठा लिया और उस क्लब की सुनसान छत पर ले गए। पुष्कर अपनी इन शक्तियों से काफी खुश था, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अभी तो ये शुरुआत ही है।
छत के ऊपर जाकर काले नाग ने कहा, पुष्कर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को पाने के लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या के बाद तुम अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन जाओगे। तुम्हें अपनी कुंडलिनी शक्तियों को उजागर करना होगा। नीले नाग ने पुष्कर से कहा, पुष्कर, देर मत करो, तुम्हें जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को हासिल करना है। ये कहते ही दोनों नागों ने अपना आकार बड़ा करके देखते ही देखते खुद को एक रथ के आकार में ढाल लिया। पुष्कर हैरान होकर एक कदम पीछे हटते हुए कहता है, ये तो जादू है। वो रथ जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ रहा था। तभी एक हल्की हवा चली और वो पुष्कर के चारों ओर घूमने लगी। उस हवा ने बड़े ही आराम से पुष्कर को ऊपर उठाया और रथ पर चढ़ा दिया। काले नाग ने कहा, पुष्कर, अब हम चलने लिए तैयार हैं। तेज हवा के झोंके के साथ रथ आसमान में ऊपर चढ़ता ही चला गया। वो जमीन को बहुत नीचे छोड़ चुका था। पुष्कर ने रथ के किनारों को पूरी ताकत से पकड़ा हुआ था। उसका दिल खुशी और रोमांच से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ते गए, तारे उनके इर्द गिर्द नाचते हुए दिखाई देने लगे। नीचे की दुनिया ऊपर से किसी अनजान दुनिया की तस्वीर बना रही थी। पुष्कर खुशी से उछलते हुए कहता है, आसमान में उड़ने की आजादी की फीलिंग्स कमाल की है। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी कभी महसूस नहीं किया। जैसे जैसे वो अपनी दिव्य यात्रा जारी रखते हैं, पुष्कर को शांति और खुशी की गहरी अनुभूति होती है। पुष्कर उस आरामदायक सफर में गहरी नींद में कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। रथ रात के आसमान में हवा के साथ उड़ता हुआ पुष्कर का ब्रह्मांड के साथ एक गहरा मिलाप कराने के लिए चलता रहा। एक जगह पर आकर रथ हवा में रुक जाता है और आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। इस समय भोर की पहली किरण क्षितिज पर फैल रही थी। पुष्कर की नींद खुल गई। वो हैरानी से अपने चारों ओर देखता है। इस जगह के खूबसूरत नजारे को देखकर पुष्कर की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसने आज से पहले कुदरत का इतना शानदार नजारा कभी नहीं देखा था। रथ धीरे धीरे नदी के किनारे उतरता है, जहां की ठंडी हवा और ताजा थी। हवा देवदार और खिलते जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ उगते सूरज की सुनहरी छटा में नहाए हुए थे। काले नाग ने पुष्कर से कहा, तुम्हारा स्वागत है पुष्कर, यह जगह बहुत खास है। नीले नाग ने कहा, पुष्कर, यह जगह शहर के शोर से दूर शांति और चिंतन के लिए सबसे अच्छी है। तुम यहाँ अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए बड़े ही आराम से ध्यान कर सकते हो। पुष्कर रथ से उतरा। उसके पैर नरम घास में धंस रहे थे। इस जगह बह रही नदी की मंद धार सुबह की रोशनी में चमक रही थी। पुष्कर ने एक गहरी सांस ली और उसे शांति का एक जबरदस्त एहसास हुआ। पुष्कर मुस्कुराते हुए उन दोनों नागों से कहता है, ये शानदार है, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। तभी रथ चमकने लगता है। धीरे धीरे वो रथ एक बार फिर नागों में बदल जाता है। अब वो दोनों नाग एक बार फिर पुष्कर के कंधों पर आकर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम होने वाली थी। पुष्कर उस मैदान के बीचों बीच एक बड़े से पत्थर पर पिछले कई घंटों से बिना हिले डुले बैठा हुआ था। उसकी मांसपेशियां सुन्न हो चुकी थी। उसे अपने शरीर का एहसास होना बंद हो चुका था, लेकिन उसका मन पूरी तरह केंद्रित था। जैसे जैसे पुष्कर ध्यान की गहराइयों के करीब जाने लगा, अचानक उसकी आंखों के सामने बहुत ही अजीब से दृश्य घूमने लगे। उसकी बंद पलकों के पीछे एक भयंकर युद्ध की झलकियां उभरने लगी। उसने देखा कि सेनाएं आपस में भिड़ रही थी, हथियार आपस में टकरा रहे थे। युद्ध के मैदान की चीखें और वहां उठ रहा शोर उसके कानों में गूंज रहा था। ये सब देखकर पुष्कर का दिल तेजी से धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी उसकी आंखों के सामने के दृश्य बदल गए और अब उसने एक विशाल ज्वालामुखी देखा, जिसका पिघला हुआ लावा किसी तेज उफनती हुई नदी की तरह बह रहा था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर खत्म कर रहा था। तभी अचानक पुष्कर के शरीर पर गर्मी छा गई। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, लेकिन पुष्कर डगमगाया नहीं। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक फिर से बदल गया। उसकी आंखों के सामने एक और छवि आकार लेने लगी। एक बर्फीली चोटी पर शांति और ज्ञान की आभा वाले एक ऋषि उसे दिखाई दे रहे थे। पुष्कर ने महसूस किया कि यह आकृति उसके शक्ति जागरण की कुंजी है। वो उनके पास गया। जैसे जैसे पुष्कर उस ऋषि के करीब आता गया, ऋषि का चेहरा बदलने लगा। शांत चेहरा अब कहीं गायब हो चुका था। उसकी जगह एक डरावने चेहरे ने ले ली थी। सफेद वस्त्र फटे हुए काले कपड़ों में बदल गए। उसके सारे शरीर पर बड़े छोटे काले नाग रेंग रहे थे। उसकी जटाएं घनी थी और उसके गले में एक नरमुंड की माला थी। वो ऋषि अब एक ऋषि नहीं बल्कि एक अघोरी बन चुका था।
जो अंधकारमय अनुष्ठानों का अभ्यास करता था, जिसकी आंखें अथाह काली खाई की तरह थी, जिनमें न जाने कितने रहस्य समाये हुए थे। अघोरी के पास जाते ही उसकी आंखें तेज रोशनी के साथ चमक उठी। उस चमक से बचने के लिए पुष्कर ने अपनी आंखें बंद कर ली और पुष्कर का ध्यान टूट गया। पुष्कर ने अपनी आंखें खोली। उस अघोरी से हुई मुलाकात उसे बेचैन कर रही थी। ध्यान टूटने के बाद उसने खुद से कहा, यह क्या था? और वो अघोरी कौन थे? उसने खुद को संभालते हुए अपने आसपास देखा। वहां अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी उस घास के मैदान में चांद की रोशनी ने पुष्कर को एक बेचैन करने वाला नजारा दिखाया। पुष्कर ने देखा कि उसे नेवलों के एक विशाल झुंड ने घेर लिया था। उनकी लाल शिकारी आंखें भूख से चमक रही थी। उन्हें देखकर पुष्कर डर गया। पुष्कर ने महसूस किया कि उसके दो साथी वो काले नाग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नेवलों की आंखें पुष्कर पर ही टिकी थी। नेवलों का झुंड लगातार उसकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। वो सभी एक साथ गुर्राते हुए पुष्कर के करीब आने लगे। पुष्कर ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मानो आज जैसे पुष्कर का शिकार करने के लिए ही आए हों। वो उस पर झपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे थे। पुष्कर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसका मन उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन लंबे समय से ध्यान में बैठे हुए पुष्कर के पैर किसी लकवाग्रस्त पैर की तरह महसूस कर रहे थे। वो पुष्कर के किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर रहे थे। तभी पुष्कर के शरीर पर मौजूद सांपों ने खतरे को भांपते हुए पुष्कर के भीतर छटपटाना शुरू कर दिया। उनकी हरकतें अजीब सी हो गई थी। तभी नेवले पुष्कर पर उछल पड़े। उनके नुकीले दांत बाहर निकल गए और आंखें क्रूरता से चमक उठी। नेवलों को अपनी तरफ आते देखकर पुष्कर को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करेगा। क्या अकेला पुष्कर उन नेवलों के झुंड का सामना कर पाएगा, जो किसी भी सांप को देखकर उसे मारे बिना नहीं रहते थे? आखिर उसके दोनों नाग कहां चले गए थे? और कौन है वो अघोरी जिसने पुष्कर का ध्यान भंग कर दिया था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।